साल था 2122। अंतरिक्ष की अनंत खामोशी में तैरता हुआ एक विशाल कार्गो स्पेसशिप नोस्ट्रोमो अपनी मंजिल पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज में कुल 7 क्रू मेंबर्स गहरी नींद यानी हाइपर स्लीप में सोए हुए थे। पूरे जहाज में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की टिमटिमाती रोशनी लंबी कॉरिडोर्स को और भी डरावना बना रही थी, मानो हर कोना किसी अनजाने खतरे को छुपाए बैठा हो। जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी अचानक जहाज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदर सक्रिय हो जाती है और एक एक करके सभी सोए हुए क्रू मेंबर्स को जगाने लगती है। सभी नींद से जागते ही खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे अब पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। थोड़ी ही देर बाद जब सभी अपने अपने काम पर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे अभी भी अपनी मंजिल से बहुत दूर हैं, बल्कि वे तो एक पूरी तरह अनजान सोलर सिस्टम में पहुंच चुके हैं जो पृथ्वी से अरबों मील दूर स्थित है। सभी तुरंत एक जगह इकट्ठा होते हैं। कैप्टन गंभीर स्वर में बताता है कि हम अभी घर से बहुत दूर हैं और हमारा सफर अभी आधा ही पूरा हुआ है। वह आगे समझाता है कि जहाज का रास्ता खुद मदर ने बदला है। जब रिप्ले सवाल करती है कि ऐसा क्यों किया गया, तो कैप्टन बताता है कि मदर को एक अज्ञात सिग्नल रिसीव हुआ था और कंपनी के नियमों के अनुसार हमें उस सिग्नल की जांच करना जरूरी है, क्योंकि संभव है कि कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। जब लैम्बर्ट उस सिग्नल के बारे में पूछती है तो कैप्टन बताता है कि यह सिग्नल किसी दिल की धड़कन जैसा है जो हर 12 सेकंड में दोहराया जा रहा है। लेकिन पार्कर इस बात से साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि यह एक कमर्शियल शिप है, कोई रेस्क्यू मिशन नहीं, और किसी अनजान सिग्नल के पीछे जाना उनका काम नहीं है। हाँ, अगर इसके पैसे मिलें तो बात अलग है। उसकी इस बात से बाकी लोग भी काफी हद तक सहमत नजर आते हैं। लेकिन तभी पीछे खड़ा ऐश शांत लेकिन सख्त आवाज में जवाब देता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, अगर सफर के दौरान कोई इंटेलिजेंट सिग्नल मिलता है तो उसकी जांच करना अनिवार्य है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जिस कंपनी के लिए वे काम कर रहे हैं, वेलैंड यूतानी कॉर्पोरेशन, वह उन्हें एक पैसा भी नहीं देगी। मजबूरी में सभी को यह फैसला मानना पड़ता है। थोड़ी देर बाद जब वे उस सिग्नल को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें एक अजीब सी ध्वनि सुनाई देती है, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं पाता। जिस ग्रह से यह सिग्नल आ रहा था, जब लैम्बर्ट उसका विश्लेषण करती है तो पता चलता है कि वह ग्रह बेहद छोटा है, सिर्फ 1200 किलोमीटर डायमीटर वाला, और वहां की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत कम है। इसी बीच नोस्ट्रोमो धीरे धीरे उस ग्रह के और करीब पहुंचने लगता है। कुछ ही समय में वे सभी उस ग्रह के ऑर्बिट तक पहुंच जाते हैं। अब मिशन का अगला कदम शुरू होता है। सभी एक लैंडर में सवार होकर उस रहस्यमयी ग्रह की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, पूरा लैंडर बुरी तरह कांपने लगता है। कैप्टन तुरंत सभी को सावधान रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि ग्रह की सतह बेहद पथरीली है। जैसे जैसे वे सतह के करीब पहुंचते हैं, माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जाता है। आखिरकार जैसे ही वे लैंड करते हैं, अचानक लैंडर के सिस्टम फेल हो जाते हैं। किसी तरह सभी हालात को संभाल लेते हैं, लेकिन नुकसान हो चुका था। थोड़ी देर बाद जांच करने पर पार्कर बताता है कि लैंडर को काफी भारी नुकसान पहुंचा है और उसे ठीक करने में कम से कम 25 घंटे लगेंगे। कैप्टन तुरंत उसे और उसके साथी को मरम्मत के काम में लगने का आदेश देता है। उसी दौरान ऐश कैप्टन को बताता है कि जिस जगह से वह रहस्यमयी सिग्नल आया था, वह अभी भी उनसे लगभग 2 किलोमीटर दूर है। जब ग्रह के वातावरण के बारे में पूछा जाता है तो ऐश बताता है कि यह वातावरण बेहद खतरनाक है, सांस लेने लायक नहीं, और साथ ही इतनी भयानक ठंड है कि इंसान पल भर में जम सकता है। कैप्टन लैम्बर्ट और केन के साथ बाहर जाने का फैसला करता है। तीनों स्पेस सूट पहनकर जैसे ही उस अनजान ग्रह की सतह पर कदम रखते हैं, उनके सामने बस अंधेरा ही अंधेरा था, इतना गहरा कि कुछ कदम आगे तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तेज ठंडी हवाएं लगातार चल रही थीं, जो माहौल को और भी ज्यादा डरावना और भारी बना रही थी, जैसे खुद यह ग्रह किसी खतरे की चेतावनी दे रहा हो। काफी देर तक कठिन रास्तों पर चलते हुए आखिरकार वे उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से वह रहस्यमयी सिग्नल आ रहा था, और फिर उनके सामने जो दृश्य आता है वह उनकी कल्पना से भी परे था। उनके सामने एक विशाल, अजीब और अनजान स्पेसशिप खड़ा था, मानो वह सदियों से वहीं खड़ा किसी का इंतजार कर रहा हो। सूट में लगे कैमरों के जरिए लैंडर में मौजूद ऐश और बाकी क्रू भी यह सब देख रहे थे। ऐश हैरानी से कहता है कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा।
यह जहाज बेहद विशाल और पूरी तरह अलग संरचना का है। बाहर कैप्टन दोनों को साथ लेकर धीरे धीरे उस अनजान जहाज की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे वे उसके करीब पहुंचते हैं उनके कैमरे गड़बड़ाने लगते हैं। कुछ ही पलों में सिग्नल पूरी तरह टूट जाता है। अब लैंडर और उनके बीच का संपर्क खत्म हो चुका था। तीनों उस रहस्यमयी जहाज के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर का माहौल बेहद खामोश था, इतना शांत कि हर कदम की आवाज गूंजती हुई महसूस हो रही थी। जहाज के अंदर गहराई तक जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। एक विशालकाय एलियन प्राणी, मरा हुआ और शायद हजारों साल पुराना। उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह जम चुका था, जैसे समय ने उसे वहीं रोक दिया हो। यह दृश्य देखकर लैम्बर्ट घबराई आवाज में कहती है कि हमें तुरंत यहां से वापस लौट जाना चाहिए। इसी दौरान केन की नजर थोड़ी दूर एक गहरे गड्ढे पर पड़ती है। जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती और वह कैप्टन और लैम्बर्ट की मदद से उस गड्ढे के अंदर उतरना शुरू कर देता है। यह गड्ढा इतना विशाल था कि वह लगातार नीचे ही नीचे जाता चला जाता है, मानो उसका कोई अंत ही ना हो। काफी नीचे उतरने के बाद केन एक अजीब और डरावनी जगह पर पहुंचता है। नीचे पहुंचकर वह बताता है कि यहाँ हर तरफ अंडे जैसी अजीब संरचनाएं फैली हुई हैं। जैसे ही वह एक अंडे पर अपनी रोशनी डालता है, उसे उसके अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई जीव उसके भीतर पल रहा हो। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा केन जैसे ही अंदर झांकने की कोशिश करता है, अचानक वह अंडा खुल जाता है और अगले ही पल एक अजीब कीड़े जैसा जीव तेजी से बाहर निकलकर सीधे उसके चेहरे पर हमला कर देता है। केन वहीं गिर पड़ता है। कैप्टन और लैम्बर्ट बिना समय गंवाए उसे उठाकर तुरंत लैंडर की ओर वापस भागते हैं। लैंडर पर पहुंचकर कैप्टन तुरंत रिप्ली को बताता है कि केन के हेलमेट से कोई अज्ञात जीव चिपक गया है और उसे तुरंत मेडिकल चैम्बर में ले जाना होगा, इसलिए एयरलॉक खोलो। लेकिन रिप्ली सख्त आवाज में मना कर देती है। वह कहती है कि यह बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर यह कोई संक्रमण हुआ तो पूरा जहाज खतरे में पड़ सकता है, इसीलिए नियमों के अनुसार उन्हें 24 घंटे तक बाहर ही क्वारंटीन में रहना होगा। रिप्ली और कैप्टन के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी ऐश बिना किसी की अनुमति के एयरलॉक खोल देता है। अंदर आते ही ऐश तुरंत काम में लग जाता है और केन के स्पेसर सूट का हेलमेट काटना शुरू कर देता है। जैसे ही हेलमेट हटाया जाता है, वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। वो परजीवी केन के चेहरे से बुरी तरह चिपका हुआ था, जैसे उसकी त्वचा में समा गया हो। जब ऐश उसे हटाने की कोशिश करता है तो वह परजीवी अचानक अपनी पूंछ कसकर केन की गर्दन के चारों ओर लपेट लेता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि केन को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, मानो वह जीव किसी तरह उसे जिंदा बनाए हुए था। ऐश तुरंत केन के शरीर को स्कैन करता है और जो नतीजे सामने आते हैं वे सभी को चौंका देते हैं। वह परजीवी सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं था, उसने केन के गले के अंदर तक अपनी पकड़ बना ली थी। कैप्टन साफ शब्दों में कहता है कि इसे तुरंत हटाना होगा, लेकिन ऐश चेतावनी देता है कि हो सकता है यह जीव केन को ऑक्सीजन दे रहा हो और अगर इसे जबरदस्ती हटाया गया तो केन की मौत भी हो सकती है। इसके बावजूद कैप्टन फैसला लेता है इसे हटाना ही होगा। ऐश मजबूरी में मान जाता है और जैसे ही वह उस परजीवी पर हल्का सा कट लगाता है, कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। खून की जगह उस जीव के शरीर से तेजाब निकलने लगता है। वो एसिड जैसे ही फर्श पर गिरता है तुरंत उसे जलाकर छेद करने लगता है और इतनी तेजी से कि कुछ ही पलों में वह नीचे के फ्लोर को भी पार कर जाता है। कैप्टन और बाकी लोग घबराकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वह एसिड जहाज को पूरी तरह छेद देता तो सभी की मौत तय थी। किसी तरह वह एसिड 2 फ्लोर तक नुकसान पहुंचाने के बाद खुद ही रुक जाता है। अब सभी को साफ समझ आ चुका था, उस परजीवी के अंदर खून नहीं बल्कि एसिड बहता है और अगर उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश की गई तो पूरा लैंडर नष्ट हो सकता है। थोड़ी देर बाद ऐश अकेले उस जीव का रिसर्च कर रहा होता है। तभी वहां रिप्ली आ जाती है। जैसे ही रिप्ली अंदर आती है, ऐश तुरंत मॉनिटर बंद कर देता है, मानो वह कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। रिप्ली सवाल करती है तो ऐश बताता है कि यह परजीवी अपने सेल्स को बदल सकता है, यानी यह किसी भी वातावरण में खुद को ढाल सकता है, कठोर से कठोर परिस्थितियों में भी जिंदा रह सकता है। यह सुनकर रिप्ली गुस्से में कहती है, इसके बावजूद तुमने एयरलॉक खोल दिया बिना मेरी अनुमति के। ऐश ठंडे और घमंडी लहजे में जवाब देता है कि रिसर्च करना उसका काम है और उसे अपना काम करने दिया जाए। रिप्ली बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, लेकिन अब उसे ऐश पर शक होने लगा था। इसी बीच बाहर का मौसम और भी खतरनाक होता जा रहा था। तेज बर्फीली हवाएं पूरे इलाके को हिला रही थीं।
तभी ऐश कैप्टन को तुरंत मेडिकल चैम्बर में आने के लिए बुलाता है। जब कैप्टन और बाकी क्रू वहां पहुंचते हैं तो वे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो परजीवी केन के चेहरे से गायब हो चुका था। वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब पूरा जहाज अलर्ट हो जाता है और सभी सावधानी से उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। रिप्ली भी उसे ढूंढ रही होती है कि अचानक ऊपर से वही परजीवी उसके ऊपर गिरता है, लेकिन इस बार वह हिल नहीं रहा था। शायद वह मर चुका था। ऐश तुरंत कहता है कि उन्होंने पहली बार ऐसा कोई जीव देखा है और इसे अपने साथ जहाज पर ले जाना चाहिए ताकि इस पर रिसर्च की जा सके, लेकिन रिप्ली इसका सख्त विरोध करती है। कैप्टन कुछ पल सोचकर ऐश से कहता है, तुम साइंस ऑफिसर हो, इसीलिए यह फैसला तुम्हारा होगा कि इस पर रिसर्च करनी है या नहीं। रिप्ली गुस्से में कैप्टन को अलग ले जाकर पूछती है कि तुमने ऐश को उस परजीवी को साथ ले जाने का फैसला कैसे लेने दिया। कैप्टन शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब देता है कि वह सिर्फ इस मिशन का कैप्टन है, जबकि रिसर्च से जुड़े सभी फैसले ऐश के अधिकार में आते हैं। रिप्ली अंदर ही अंदर नाराज होती है, लेकिन मजबूरी में उसे यह फैसला मानना पड़ता है। इसी बीच लैंडर की मरम्मत पूरी हो चुकी थी। बिना देर किए सभी टेक ऑफ शुरू करते हैं और कुछ ही समय में वे वापस अपने मेन जहाज नोस्ट्रोमो पर पहुंच जाते हैं। वापस आने के बाद लैम्बर्ट बताती है कि वे अभी भी पृथ्वी से लगभग 10 महीने दूर हैं। तभी अचानक ऐश सभी को तुरंत मेडिकल चैम्बर में आने के लिए कहता है। जब सभी वहां पहुंचते हैं तो वे देखकर हैरान रह जाते हैं। केन अब होश में आ चुका था और बिल्कुल ठीक लग रहा था, मानो उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। इस राहत के बाद पूरा क्रू खुशी में एक साथ बैठकर खाना खाने लगता है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। खाना खाते खाते अचानक केन की हालत बिगड़ने लगती है। वह दर्द से तड़पने लगता है, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। अगले ही पल उसकी छाती फट जाती है और उसके अंदर से एक छोटा लेकिन बेहद डरावना एलियन बाहर निकलता है। जन्म लेते ही वह जीव बिजली की गति से वहां से भाग जाता है और गायब हो जाता है। पूरा क्रू सदमे में आ चुका था। वो केन को आखिरी विदाई देते हैं और उसके शव को खुले अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। अब जहाज के अंदर एक अनजान खतरनाक जीव मौजूद था और कोई नहीं जानता था कि वह कहां छिपा है। विशाल नोस्ट्रोमो अब भी अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अब यह सफर एक मौत के खेल में बदल चुका था। सभी मिलकर उस एलियन को ढूंढने निकलते हैं। रिप्ली एक ट्रैकिंग डिवाइस लेकर अंधेरे कॉरिडोर्स में आगे बढ़ रही होती है। अचानक उसका डिवाइस बीप करने लगता है। संकेत साफ था, वह जीव पास ही कहीं है। जैसे ही वह एक पैनल हटाती है, अंदर से एलियन नहीं बल्कि उसकी पालतू बिल्ली निकलती है। कुछ पल के लिए सबकी सांसों में राहत आ जाती है। रिप्ली ब्रेट को बिल्ली पकड़ने के लिए कहती है और खुद पार्कर के साथ एलियन को ढूंढने निकल जाती है। ब्रेट अकेला बिल्ली को ढूंढने लगता है, लेकिन वह उसे कहीं नजर नहीं आती। काफी देर बाद वह बिल्ली दिखती तो है, लेकिन बहुत डरी हुई होती है और अचानक भाग जाती है। तभी ब्रेट की नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब सी केंचुली पर पड़ती है, मानो किसी जीव ने अपनी पुरानी त्वचा छोड़ दी हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी और डर फैल चुका था। अब ब्रेट को भी खतरे का एहसास होने लगा था। वह बिल्ली को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है और उसी पल पीछे से वह एलियन उस पर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में ब्रेट की मौत हो जाती है। अब शिकारी पूरी तरह जहाज में सक्रिय हो चुका था और अगला शिकार कोई भी हो सकता था। पूरे जहाज में मातम छा चुका था। 2 साथियों को खो देने के बाद हर कोई गहरे सदमे में था। पार्कर टूटती आवाज में बताता है कि वो जो भी था बहुत बड़ा था। कैप्टन तुरंत पूछता है वो ब्रेट को लेकर किस दिशा में गया। रिप्ली और पार्कर बताते हैं कि वह एयर डक्ट की तरफ गया था, शायद वहीं कहीं छुपा हुआ है। कैप्टन तुरंत एक योजना बनाता है। वह कहता है कि अगर हम उसे एयर शाफ्ट में घेर लें तो उसे वहीं कैद किया जा सकता है और फिर एयरलॉक खोलकर उसे सीधे अंतरिक्ष में फेंक दिया जाएगा। बिना देर के सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। कैप्टन ऐश और रिप्ली को एयरलॉक के पास रहने का आदेश देता है, जबकि पार्कर और लैम्बर्ट को शाफ्ट के पास तैनात किया जाता है। रिप्ली कैप्टन को बताती है कि एयरलॉक तैयार है। यह सुनते ही कैप्टन फ्लेम थ्रोवर लेकर उस संकरे अंधेरे एयर शाफ्ट के अंदर घुस जाता है। लैम्बर्ट रडार पर नजर रखे हुए थी और बार बार कैप्टन को चेतावनी दे रही थी। कैप्टन धीरे धीरे शाफ्ट के अंदर और गहराई तक पहुंच जाता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे कहीं भी एलियन दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक लैम्बर्ट चीख उठती है, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है।
कैप्टन वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलियन उस पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद जब पार्कर उस जगह पर पहुंचता है तो उसे कैप्टन का फ्लेम थ्रोवर मिलता है, लेकिन कैप्टन खुद गायब था और सबसे डरावनी बात, वहां खून की एक बूंद भी नहीं थी। अब हालात और भी खराब हो चुके थे। काफी सोचने के बाद रिप्ली कहती है कि जब तक कोई बेहतर योजना नहीं मिलती, हमें कैप्टन के प्लान पर ही आगे बढ़ना होगा। वह सख्ती से कहती है, हमें उस चीज को खत्म करना ही होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वह अपनी योजना बताती है, हम एक एक करके एयर शाफ्ट में जाएंगे, उसे धीरे धीरे कोने की तरफ धकेलेंगे और फिर एयरलॉक खोलकर उसे अंतरिक्ष में बाहर फेंक देंगे। रिप्ली पूछती है, क्या सब इस प्लान के लिए तैयार है? पार्कर तुरंत हामी भरता है। अब वह किसी भी हालत में उस एलियन को खत्म करने के लिए तैयार था। इसी बीच रिप्ली जहाज के सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे रिस्ट्रिक्टेड दिखाया जाता है। वह हार नहीं मानती, ओवरराइड कमांड का इस्तेमाल करती है और जैसे ही स्क्रीन खुलती है, धीरे धीरे शब्द सामने आने लगते हैं। रिप्ली की आंखों के सामने सच्चाई खुल जाती है। इस मिशन का असली उद्देश्य कभी क्रू को बचाना था ही नहीं। आदेश साफ था, एलियन को हर हाल में वापस लाना है, उसे सुरक्षित रखना है ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। क्रू की जान, मिशन, किसी की कोई कीमत नहीं थी। और अब रिप्ली समझ चुकी थी, सब कुछ पहले से तय था। ये खुफिया आदेश सिर्फ ऐश के लिए थे। इस सच के बारे में कैप्टन तक को कोई जानकारी नहीं थी और जैसे ही रिप्ली उस फाइल की आखिरी लाइन पढ़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो और उसकी पूरी टीम सिर्फ एक बलि थे। उन्हें जानबूझकर ऐसे मिशन पर भेजा गया था जहां उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। उस पल रिप्ली को एहसास होता है कि ये सिर्फ जिंदा बचने की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक कॉर्पोरेट धोखा है जहां इंसानों की जान से ज्यादा एक एलियन जीव की कीमत रखी गई है। उसी वक्त पीछे से ऐश वहां आ जाता है। रिप्ली गुस्से में उस पर झपट पड़ती है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। वो तुरंत बाकी सबको यह सच बताने बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐश दरवाजा बंद कर देता है। वो उसे कहीं भी जाने नहीं देना चाहता था और तभी वो रिप्ली पर हमला कर देता है। वो उसे बेरहमी से पीटने लगता है। रिप्ली की सांसें टूटने लगती हैं। सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि तभी पीछे से लैम्बर्ट और पार्कर वहां पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर किसी तरह ऐश को रिप्ली से दूर करते हैं, लेकिन अब ऐश अजीब तरह से तड़पने लगता है, जैसे उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही हो। पार्कर गुस्से में पूरी ताकत से उस पर वार करता है और अगले ही पल सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐश इंसान नहीं था, वो एक रोबोट था। इतने समय तक वो सभी उसे इंसान समझते रहे थे, यहां तक कि उसका सिर शरीर से अलग होने के बाद भी वो जिंदा था। थोड़ी देर बाद पार्कर किसी तरह उसे दोबारा एक्टिव करता है। जैसे ही ऐश चालू होता है, रिप्ली सीधे उसे सवाल करती है, तुम्हें कौन से गुप्त आदेश मिले थे? इस बार ऐश सच बताता है। वो कहता है कि उसे साफ आदेश दिए गए थे, हर हाल में उस एलियन को पृथ्वी तक पहुंचाना है, चाहे इसके लिए पूरा क्रू ही क्यों न खत्म हो जाए। जब रिप्ली उससे पूछती है कि क्या उस जीव को मारा जा सकता है, तो ऐश ठंडे स्वर में जवाब देता है, नहीं, वो अब तक की सबसे परफेक्ट स्पीशीज है। और फिर वह आखिरी चेतावनी देता है, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब रिप्ली सब समझ चुकी थी। वह फैसला करती है, इस पूरे नोस्ट्रोमो जहाज को बम से उड़ा दिया जाएगा और वे शटल से निकल जाएंगे। तीनों अब बेहद सावधानी से आगे बढ़ते हैं। रिप्ली दोनों को आदेश देती है कि एयर सपोर्ट सिस्टम के लिए कूलेंट लाना होगा। वह पार्कर और लैम्बर्ट को नीचे भेजती है और खुद शटल को तैयार करने निकल जाती है। जहाज के निचले हिस्से में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो हर कोना मौत को छुपाए बैठा हो। पार्कर और लैम्बर्ट जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा कूलेंट इकट्ठा करने लगते हैं। उधर ऊपर रिप्ली भी बिना समय गंवाए शटल को एक्टिव करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसे अचानक अपनी बिल्ली की याद आती है। इस खतरनाक हालत में भी वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो तुरंत जहाज के अंधेरे गलियारों में अपनी बिल्ली को ढूंढने निकल पड़ती है। काफी तलाश के बाद आखिरकार उसे उसकी बिल्ली मिल जाती है। यान के निचले हिस्से में लैम्बर्ट तेजी से कूलेंट इकट्ठा कर रही थी कि तभी उसके पीछे से एक अनजान साया गुजरता है। वह जैसे ही पलट कर देखती है, उसकी रूह कांप जाती है। उसके ठीक सामने वह विशाल डरावना एलियन खड़ा था। पार्कर उसे बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन एलियन एक ही झटके में उसे मार डालता है। लैम्बर्ट भी बच नहीं पाती। दोनों कुछ ही पलों में मारे जाते हैं। जब तक रिप्ली वहां पहुंचती है, बहुत देर हो चुकी होती है।
अब रिप्ली पूरी तरह टूट चुकी थी। डर और गुस्से के बीच वो तेजी से जहाज के सेंटर की ओर भागती है और बिना एक पल गंवाए पूरे नोस्ट्रोमो को सेल्फ डिस्ट्रक्ट पर सेट कर देती है। 10 मिनट का टाइमर चालू हो जाता है। तभी उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज का पीछा करते हुए जहाज के सबसे निचले हिस्से में पहुंचती है, जहां चारों तरफ एक अजीब चिपचिपा पदार्थ फैला हुआ था। और फिर उसकी नजर जिस पर पड़ती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। कैप्टन उसी चिपचिपे पदार्थ में जकड़ा हुआ था, जिंदा लेकिन पूरी तरह फंसा हुआ। वह रिप्ली से गुहार लगाता है, मुझे मार दो। दिल टूटने के बावजूद रिप्ली मजबूरी में उसे आग के हवाले कर देती है और वहां से निकल जाती है। समय तेजी से खत्म हो रहा था। अब सिर्फ 5 मिनट बाकी थे। रिप्ली भागते हुए कॉरिडोर्स से गुजरती है और किसी तरह शटल तक पहुंच जाती है। अब केवल 1 मिनट बचा था। वह जल्दी से शटल को नोस्ट्रोमो से अलग करती है और कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही एक भयानक धमाका होता है, इतना शक्तिशाली कि मानो कोई तारा फट गया हो। नोस्ट्रोमो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब रिप्ली को लगता है कि वह सुरक्षित है। वह अपनी बिल्ली के साथ क्रायो स्लीप में जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी एलियन उस पर हमला कर देता है। वह पहले से ही शटल में छुपा हुआ था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रिप्ली किसी तरह खुद को छुपा लेती है और तभी उसकी नजर एक स्पेस सूट पर पड़ती है। उसे एक आखिरी योजना सूझती है। वह तुरंत स्पेस सूट पहन लेती है और खुद को सीट बेल्ट से बांध लेती है। जैसे ही एलियन उसकी तरफ बढ़ता है, रिप्ली अचानक शटल का हैच खोल देती है। तेज खिंचाव के साथ एलियन अंतरिक्ष में बाहर की ओर फेंक दिया जाता है, लेकिन वह पूरी तरह छूटता नहीं। तभी रिप्ली इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल करती है और आखिरकार उस एलियन को हमेशा के लिए अंतरिक्ष में उड़ा देती है। अपने सभी साथियों को खोने के बाद रिप्ली अब आखिरी जिंदा इंसान थी। सोने से पहले वह एक आखिरी संदेश रिकॉर्ड करती है। वह पूरी घटना बताती है और कहती है कि वह लगभग 6 हफ्तों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। मैं हूं रिप्ली, नोस्ट्रोमो की एकमात्र जीवित सदस्य, साइनिंग ऑफ। इतना कहकर वह अपनी बिल्ली के साथ स्लीपिंग पॉड में चली जाती है और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।